हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के छठे लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका का घनत्व। अगला जो टॉपिक है हमारा छोटा सा टॉपिक है। एकक कोष्ठिका जो क्रिस्टल जालक का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई है, तो उसके घनत्व का परिकलन किस प्रकार से कर सकते हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, m/v। तो यहाँ पर एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होगी? एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान की और एकक कोष्ठिका के आयतन की। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान किससे प्राप्त होगा? तो एकक कोष्ठिका किन से मिलकर बनी हुई है? अवयवी कणों से, यानी कि परमाणु, अणु, आयन जो भी हैं। ठीक है, हम परमाणु लेकर के चल रहे हैं। तो जो परमाणु उस एकक कोष्ठिका का निर्माण कर रहे हैं, उनका जो टोटल द्रव्यमान होगा वही किसका द्रव्यमान होगा? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान होगा। तो एक परमाणु का द्रव्यमान पता होना चाहिए एकक कोष्ठिका के अंदर। जो परमाणु आ रहा है उसमें से एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है और कितने परमाणु एक एकक कोष्ठिका में आ रहे हैं। तो ऐसे में एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान आ जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे एकक कोष्ठिका का आयतन, और एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान में एकक कोष्ठिका के आयतन का भाग देंगे तो एकक कोष्ठिका का क्या आ जाएगा? घनत्व आ जाएगा। देखिए किस प्रकार यहाँ पर कर रखा है। तो हम जानते हैं एकक कोष्ठिका की भुजा लंबाई जो हमें दी हुई होती है कितनी है? ए है, स्मॉल ए है। कोर की लंबाई, जो एकक कोष्ठिका का एक कोर है उसकी लंबाई क्या है? ए है। इस तरह से बनाता है ना एकक कोष्ठिका। तो उसके ये एक भुजा जो है इसकी लंबाई है स्मॉल ए। ठीक है, तो घन की अगर भुजा लंबाई दे रखी हो तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब, यानी आयतन का सूत्र हो गया ए क्यूब। तो आयतन निकल करके आया एकक कोष्ठिका का हमारे पास ए क्यूब। तो आयतन तो पता चल गया। अब आता है, क्योंकि हमें घनत्व निकालना है, तो घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान में आयतन का भाग देना पड़ता है। तो द्रव्यमान कैसे निकल करके आएगा एकक कोष्ठिका का? तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, किसी भी चीज़ का द्रव्यमान जो होता है वो जिससे बनी हुई है उन्हीं की वजह से होता है। तो एकक कोष्ठिका के जो अवयवी कण यानी जो परमाणु होंगे उनका जो टोटल द्रव्यमान आएगा वो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान होगा। तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है ना? मान लो चार परमाणु हैं किसी एक एकक कोष्ठिका के अंदर। तो 4 परमाणु, तो 4 गुणा 1 परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु या एक कण का द्रव्यमान। एक कण का द्रव्यमान मान लो 2 ग्राम है, ऐसे कुछ भी ले लें। तो ऐसे में 4 का कितना हो जाएगा? 8। तो 8 जो आएगा वो किसका द्रव्यमान आएगा? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान आएगा। तो परमाणुओं की संख्या को एक परमाणु के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान आ गया। एकक कोष्ठिका क्या आ गया? आयतन आ गया। हम जानते हैं घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। जिसका घनत्व निकालना है उसी का द्रव्यमान, उसी का आयतन। तो घनत्व डी। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या आया हमारे पास? एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी Z × M। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या को हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो Z और M क्या है? एक परमाणु का द्रव्यमान है, बटे ये क्या हो गया? एक क्यूब एकक कोष्ठिका का आयतन। अब हमारे पास एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ होता है, या फिर हम जानते नहीं है, है ना। मान लो किसी से भी आयरन से मिलकर बनी हुई एकक कोष्ठिका है जिसमें आयरन के परमाणु हैं, तो हमें क्या पता है कि आयरन का मोलर द्रव्यमान पता होता है। कितना होता है? 56 ग्राम। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? एक मोल उस परमाणु का अगर आप लें, एक मोल मतलब कितने कण? 6.022 × 10⁻23, जो आवोगाद्रो संख्या होती है उसके बराबर अगर हम किसी परमाणु को लेंगे तो उसका जो द्रव्यमान आएगा उसको हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो वास्तव में जैसे आप देखते हैं सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, तो 23 ग्राम ये क्या है? उसका मोलर द्रव्यमान है, क्योंकि द्रव्यमान यहाँ पर हमें ग्राम में लेना पड़ेगा। तो मोलर द्रव्यमान हमें पता होता है, जबकि हमें चाहिए क्या? एक मोल का द्रव्यमान नहीं चाहिए, एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए। तो परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल M हमें दिए हुए होते हैं, हम जानते हैं या प्रश्न में दिए हुए होते हैं। तो हमें सूत्र में किसका द्रव्यमान रखना है? एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकल करके आएगा? तो मोलर द्रव्यमान का मतलब है 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान, यानी कि एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणुओं का द्रव्यमान है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? आवोगाद्रो संख्या का मोलर द्रव्यमान में क्या दे दो? भाग दे दो। तो मोलर द्रव्यमान है कैपिटल M, आवोगाद्रो संख्या क्या होती है? Na का मतलब Na कितना होता है यहाँ पर? 6.022 × 10⁻23 कण, यानी परमाणु, अणु, आयन जो भी है वो। इस संख्या को हम आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। भाई 1 दर्जन केले का द्रव्यमान है जैसे कि भाई 1200 ग्राम, तो एक केले का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 1200 ग्राम में किसका भाग दे देंगे? 12 का भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि 12 केले आते हैं 1 दर्जन में। उसी तरह 1 मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान होता है। 1 मोल में कितने कण आते हैं? Na के बराबर, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? जो 1 मोल का जो द्रव्यमान है उसमें आवोगाद्रो संख्या का भाग दे देंगे तो एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। तो कई बार हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ होता?
परमाणु का द्रव्यमान नहीं दिया होता, अपितु एक मोल परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान दिया होता है। तो ऐसे में परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए ये लिख देंगे। तो इसका मतलब m के स्थान पर, जो सूत्र में जो m है उसके स्थान पर आप ये भी रख सकते हैं। तो ऐसे में घनत्व का एक और सूत्र क्या निकल के आएगा, d बराबर z इंटू कैपिटल M अपॉन में a क्यूब इंटू n। ये एक और सूत्र निकल करके आएगा। ठीक है, वास्तव में इसी सूत्र का उपयोग न्यूमेरिकल्स में होता है। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो ये सूत्र आपको जैसे याद हो जाएगा तो इससे आप क्या क्या पता कर सकते हैं। वैसे तो हम घनत्व का परिकलन कर रहे हैं, लेकिन इससे घनत्व, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, एक परमाणु का द्रव्यमान, या एकक कोष्ठिका का आयतन, या एकक कोष्ठिका की भुजा लंबाई, कोर की लंबाई। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 पैरामीटर्स दे रखे हैं, 5 राशियां दे रखी है। इन 5 राशियों में से कोई भी 4 राशि आपको सवाल में दी जाएगी और कोई सी भी एक अज्ञात राशि पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न एकक कोष्ठिका में स्थित विभिन्न पैरामीटर्स को इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एकक कोष्ठिका का घनत्व। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो ठोसों में अपूर्णताएं, या इसी को हम बोलते हैं दोष, या इसी को बोलते हैं त्रुटियां, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। क्या होता है दोष या त्रुटि? जैसे कोई भी इंसान है ना, तो वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता, मतलब उसमें कोई ना कोई कमी होती है, आदर्श नहीं होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या है, हमने पढ़ा है कि क्रिस्टल जालक में या क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित और नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। एक आदर्श क्रिस्टल के अंदर कणों की व्यवस्था का जो क्रम है वो निश्चित होता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। क्रिस्टल जालक के अंदर कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जिसमें अवयवी कणों का जो निश्चित और नियमित पैटर्न है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ आती है, मतलब अनियमितता हो जाती है, अनियमितता पाई जाती है। क्या हो सकता है, अवयवी कण जो है, जो क्रम है उनका, जैसे कि ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद वापस ए, फिर बी, तो जैसे ए के बाद बी को आना था तो कोई किसी स्थान पर ए के बाद बी जो आ रहा था वहाँ पर वापस ए आ जाए, मतलब अनियमितता हो गई, किसी एक जगह पर हो गई, है ना। मतलब बहुत थोड़े स्थानों पर ऐसा होता है, हमेशा नहीं। तो इस अनियमितता की वजह से, या फिर कोई कण जहाँ पर जैसे ए आना चाहिए था लेकिन वहाँ पर आया ही नहीं, वो जगह खाली रह गई। ठीक है, या फिर कोई जगह खाली रहनी चाहिए थी, स्पेस रहना चाहिए था, वहाँ पर कोई कण एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर कोई दूसरा कण आ गया, ए बी से मिलकर बना हुआ ठोस था लेकिन कोई 2-3 कण सी प्रकार के भी आ गए। तो इस प्रकार जो आदर्श क्रिस्टल होता है उसमें जो अवयवी कण है उनकी व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अगर विचलन उत्पन्न हो जाए तो ऐसे में उस क्रिस्टल जालक के गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है, उस क्रिस्टल के गुणों में भी चेंज आ जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? क्रम में परिवर्तन की वजह से, अवयवी कणों के प्रकार में परिवर्तन की वजह से, मतलब किसी न किसी या तो अशुद्धि हो सकती है या कण का जो क्रम है वो बदल सकता है। तो ऐसे किसी परिवर्तन से जो क्रिस्टल है वो अपने मूलभूत गुणों को खोकर कुछ नए गुण भी दर्शाता है ना। तो क्या है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि या अपूर्णता या दोष। भाई दोष उत्पन्न हो गया, क्रम में परिवर्तन की वजह से ठोस जैसा होना चाहिए था वैसा ना होकर थोड़ा सा उसमें क्या आ गया, दोष आ गया, तो इसी को हम दोष या त्रुटि कहते हैं। तो कारण हमने देखा, तो क्रिस्टलीय ठोसों में दोषों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है परमाण्विक, या इसी को बोलते हैं बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट, त्रुटि भी बोल सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक दोष है वो हम ठोसों के जो विद्युतीय गुणधर्म वाला टॉपिक है, इसके बाद वाला टॉपिक, दोष के बाद वाला टॉपिक, उसमें पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक दोष, मतलब ये ठोस के अंदर इलेक्ट्रॉनों के किसी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वजह से, इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवस्था है उसकी वजह से परिवर्तन, उसमें परिवर्तन की वजह से ये दोष क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ये दोष है, और ये दोष किसकी वजह से है, परमाणुविक या बिंदु। तो बिंदु क्या, क्रिस्टल जालक के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु, है ना। और वो परमाणु या अणु हो सकते हैं, तो इसलिए परमाणु के नाम से ही रखा गया है इसका नाम
परमाणविक दोष। तो क्रिस्टल जालक का निर्माण करने वाले जो परमाणु हैं, जो अवयवी कण हैं, उनमें किसी परिवर्तन की वजह से दोष उत्पन्न हो रहा है, जालक बिंदु में परिवर्तन की वजह से दोष उत्पन्न हो रहा है, तो उसको बोलेंगे परमाणु या बिंदु दोष। और उस क्रिस्टल जालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है परमाणुओं के अंदर, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, उनके प्रकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, उनकी व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उससे जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। जैसे मान लो सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसी अर्धचालक धातुएं होती है ये, तो ये 0 केल्विन ताप पर विद्युत की कुचालक होती है। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन ताप पर इनके परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं और कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। मतलब जो भी इनके संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे आबंधन में भाग ले रहे होते हैं, है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम में। लेकिन अगर ताप बढ़ाया जाए, 0 केल्विन से ऊपर ताप कर दिया जाए, तो इन ठोसों के क्रिस्टलों में सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो क्रिस्टल है, जिसके अंदर सिलिकॉन 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 के परमाणु, जर्मेनियम का है तो जर्मेनियम 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 के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनमें कुछ बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं तापमान बढ़ाने से। तो सिलिकॉन सिलिकॉन के परमाणुओं के बीच में जो सहसंयोजक बंध था वो टूट गया, कुछ बंध टूट गए, तो उन बंधों के टूटने से जो बंधों को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन थे वो मुक्त हो गए। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, और गति करेंगे तो उस ठोस को क्या प्रदान करेंगे, विद्युतीय गुण प्रदान करेंगे, मतलब उसको चालक बना देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोष आया। वैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्या होना चाहिए था, कुचालक होना चाहिए था, क्योंकि ये सहसंयोजक ठोस हैं, लेकिन ताप बढ़ाने से, बंधों के टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और इसकी वजह से ये चालकता दर्शाने लग गया, यानी क्या आ गया, उसमें दोष आ गया। तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो दोष आता है उसको इलेक्ट्रॉनिक दोष बोलते हैं। तो इस टॉपिक को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर केवल हम पढ़ेंगे परमाणविक या बिंदु दोष, मतलब अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न दोष। ठीक है, तो अब हम अपूर्णता या दोष में जो पढ़ेंगे वो केवल और केवल परमाणुविक या बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को हम बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं, जो परमाणु हैं उनको बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं, और उन बिंदुओं का जो क्रम है वो निश्चित और क्या होता है, नियमित होता है। एक लाइन के अनुदिश हम चलते हैं तो वो जो कणों का जो क्रम आता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और उसका रिपीटेशन बार बार, एक जैसे क्रम का रिपीटेशन बार बार होता रहता है। किसी वजह से ये जो निश्चित क्रम है उसमें विचलन आ जाए, गड़बड़ हो जाए, कण अपनी जगह बदल दे, जहाँ पर आना चाहिए था वहाँ पर कोई मतलब दूसरे प्रकार का कण आ जाए, कण गायब हो जाए अपने स्थान से, तो ऐसा कुछ अगर होता है तो उस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएगी, त्रुटि या दोष। और इसी दोष को हम क्या बोलते हैं, परमाणुविक या बिंदु दोष। इसका एक और नाम होता है, इसको रेखीय दोष भी कहते हैं, क्योंकि अवयवी कण एक के बाद एक व्यवस्थित होकर के क्या बनाते हैं, एक रेखा बनाते हैं, और उस रेखा में किसी परिवर्तन की वजह से ये दोष उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, रेखीय दोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो दोष वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है ना, केवल मतलब इसमें कुछ भी डेरिवेशन टाइप में, न्यूमेरिकल टाइप में ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल थियरी है जो आपको सिंपल से याद करनी है, बहुत ईजी टॉपिक है ना। तो अब इस दोष को हम दो प्रकार के ठोसों में पढ़ते हैं, आयनिक ठोसों में पढ़ते हैं और अनायनिक ठोसों में पढ़ते हैं ना। तो पहले हम ले लेते हैं इसको किसमें, अनायनिक ठोसों में बिंदु दोष या परमाणुविक दोष। अनायनिक ठोसों में पढ़ेंगे, मतलब जो आयनों से मिलकर नहीं बने होते हैं, जो दूसरे प्रकार के होते हैं। तो इसमें इसको भी फिर वापस से दो भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला प्रकार है रिक्तिका दोष। सिंपल है, बहुत सिंपल है। रिक्तिका दोष में क्या होता है कि जो अवयवी कण के जो क्रिस्टल जालक के जो जालक बिंदु है, मतलब जो अवयवी कण है, वो अपने जालक स्थल से निकल करके क्या चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, और उनके स्थान पर क्या रह जाती है, रिक्ति रह जाती है। तो रिक्ति रह जाएगी, तो इस वजह से जो दोष उत्पन्न होगा उसको क्या बोल देंगे, रिक्तिका दोष। भाई जैसे ही कुछ भी कणों का प्रकार नहीं लिया, या फिर ले लो ए बी ए बी ए बी, ठीक है, इस तरह से ये कण है, और इनमें से कोई कण अपने जालक स्थल से, यानी जहां पर वो स्थित है जालक बिंदु से निकलकर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। जैसे बी बाहर चला गया, तो उस बी वाले कण के स्थान पर क्या रह जाएगा, खाली स्थान रह जाएगा, और इस खाली स्थान को ही क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रिक्तिका।
छिद्र, खालिस्तान रह गया, रिक्तिका रह गई, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष। अवयवी कण के बाहर निकल जाने से ठोसों में अनायनिक ठोसों में उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? रिक्तिका दोष। इस दोष में क्या होगा? कणों की संख्या में कमी आ रही है, टोटल कणों की संख्या में, और रिक्त स्थान प्राप्त हो रहे हैं ठोस के अंदर, तो इसमें घनत्व में क्या होगी? कमी। ठोसों का घनत्व इस प्रकार की त्रुटि से घटता है। और ये त्रुटि कैसे उत्पन्न होती है? जैसे ठोस को गर्म किया आपने, तो ऐसे में कुछ कण वाष्पीकृत होकर के क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। तो अक्सर ठोसों को गर्म करने से, ऊष्मा देने से ये दोष उत्पन्न होते हैं, अनायनिक ठोसों में पाए जाते हैं और रिक्तिका बनने से उत्पन्न होते हैं, इसलिए रिक्तिका दोष। कितना आसान है, बहुत आसान है। दूसरा ले लेते हैं अपन इसमें, अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अंतराकाशी दोष, अंतराकाश और रिक्तिका वैसे एक जैसे शब्द हैं, लेकिन रिक्तिका का मतलब होता है कि कण था पहले और अब नहीं है, खाली जगह रह गई। और अंतराकाश का मतलब होता है वहां पहले भी कण नहीं था, मतलब कणों के बीच में जो स्पेस रहते हैं, जो हमने पढ़ी थी पहले रिक्तियां या अंतराकाश, ये उनकी बात कर रहे हैं। मतलब कणों के बीच में जो स्पेस है उसको कहा है यहाँ पे अंतराकाश। और ये रिक्तिया किसको कहा है? जहां से कण पहले था और वो निकल गया और उसकी जगह पर जो खाली स्थान रह गया उसको रिक्तिया कहा है। तो अंतराकाशी दोष में क्या होगा? इसके जैसा ही, बहुत सिंपल है। अंतराकाशी दोष में जो क्रिस्टल जालक है हमारा, उसमें जो कण जहां है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा अवयवी कण कहां पर भी आ जाएंगे? अंतराकाशों में आ जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ए प्रकार का कण जो है ना, वो इनके बीच में जो गैप थे उसमें और आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। ये जैसे बी प्रकार का भी आ गया, कितने भी आ सकते हैं और कोई से भी आ सकते हैं, क्योंकि अनायनिक ठोस है तो इसमें परमाणुओं का संतुलन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में कोई भी उस क्रिस्टल जालक का ही, ऐसा नहीं तो दूसरे प्रकार का कण आ जाए, जो ए और बी दो प्रकार के कण है उन्हीं में से कोई सा कण क्रिस्टल में एक्स्ट्रा आ जाए, और एक्स्ट्रा कहाँ पर आ जाए? उनके बीच में जो रिक्तिकाएं हैं, जो खाली स्थान है कणों के बीच में, वहां पर आ जाए, जिसको हम अंतराकाश कहते हैं। यहाँ पर रिक्तिका ना बोल करके अंतराकाश बोलेंगे, ताकि इन दोनों में क्या ना हो? कंफ्यूजन ना हो। तो अंतराकाश में एक्स्ट्रा कण आ गए, तो इस वजह से जो त्रुटि उत्पन्न हुई इसको क्या बोला हमने? अंतराकाशी दोष। इस दोष में क्या होगा? घनत्व तो बढ़ जाएगा, मतलब वास्तव में तो कण इतने ही होने चाहिए थे, लेकिन ये दो कण एक्स्ट्रा आ गए तो ज्यादा घनत्व तो बढ़ गया ना, तो घनत्व में वृद्धि होती है इस प्रकार के दोष में। तो ये दोनों ही प्रकार के दोष किस में पाए जाते हैं? अनायनिक ठोसों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बी टाइप, जो है आयनिक ठोसों में या आयनिक क्रिस्टलों में, कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों की बात हो रही है, में बिंदु दोष। इसमें क्या होगा? आयनिक क्रिस्टलों में जो दोषों के अंदर क्या मतलब शर्त क्या रहेगी कि इसके अंदर आयनिक ठोसों में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन के द्वारा जो विद्युत की उदासीनता होती है, जैसे सोडियम पर प्लस का एक आवेश है, क्लोरीन पर माइनस का एक आवेश है, तो ये दोनों मिलकर के कोई आयनिक यौगिक बनाएंगे। तो उस आयनिक यौगिक के बनने में शर्त क्या होगी कि उस यौगिक के ऊपर कोई आवेश नहीं रहना चाहिए, मतलब धनावेश के बराबर ही ऋणावेश रहे, ताकि यौगिक क्या बना रहे? विद्युत उदासीन बना रहे। तो NaCl बनेगा। जबकि अगर Cl को Cl माइनस को किसके साथ जोड़ते हम? Mg+2 के साथ जोड़ते, मैग्नीशियम आयन के साथ जोड़ते। तो जैसे यहाँ तो एक क्लोरीन से एक सोडियम जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक क्लोरीन से एक मैग्नीशियम नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम से दो क्लोरीन जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम पर प्लस का दो आवेश है, दो धनावेश है, और इस पर एक ही ऋणावेश है। तो दो धनावेश को संतुलित करने के लिए दो ऋणावेश चाहिए, तो ऐसे में क्लोरीन के दो आयन हम लेंगे, तब जाकर के उदासीन अणु का निर्माण होगा। तो आयनिक यौगिकों के अंदर विद्युत उदासीनता बनी रहती है, मतलब धनायन के बराबर, धनावेश के बराबर क्या रहता है? ऋणावेश रहता है। तो त्रुटियों के अंदर भी अगर त्रुटि हो गई तो भी आवेश संतुलित रहेगा। परमाणु तो कम ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उनका आवेश संतुलित रहेगा, मतलब जितना धनावेश है यौगिक में उतना ही क्या रहेगा? क्रिस्टल में ऋणावेश रहेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये शर्त है इस दोष की, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं आयनिक क्रिस्टलों में बिंदु दोष। तो इसको भी फिर वापस से दो कैटेगरी में बांटा गया है ना। तो दो कैटेगरी कौन कौन सी है इसकी? जैसे फर्स्ट कैटेगरी है स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक दोष, एक तो ये है, और एक सेकंड कैटेगरी होती है इसकी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। ये जो शब्द है स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है ऐसे यौगिक, है ना, आयनिक यौगिकों के लिए लागू होता है मोस्टली, ऐसे यौगिक जिनमें जो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है वो
यौगिक के अणुसूत्र के क्या रहे, बराबर रहे, मतलब सेम रहे हमेशा। उसका मूलानुपाती सूत्र त्रुटि होने के बाद भी ना बदले। मूलानुपाती सूत्र क्या है, जैसे मान लो NaCl का मूलानुपाती, ये सोडियम क्लोराइड का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, NaCl, मतलब एक सोडियम और एक क्लोरीन मिलकर के ही क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। मतलब इसमें सोडियम और क्लोरीन का अनुपात क्या है, 1:1। तो अगर NaCl का कोई क्रिस्टल आप ले रहे हैं तो उस क्रिस्टल में मान लो 100 सोडियम के परमाणु हैं, तो उसमें 100 ही क्या रहेंगे, क्लोरीन के परमाणु रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मूलानुपाती सूत्र डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। NaCl क्या है, एक स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक है। इसकी स्टोइकियोमेट्री मतलब परमाणुओं का जो अनुपात है ना, वो अनुपात जो मूलानुपाती सूत्र में है वहीं उस यौगिक के अंदर, उस क्रिस्टल के अंदर भी वही होना चाहिए। तो NaCl का एक मोटा क्रिस्टल ले लिया जिसमें 100 सोडियम के परमाणु हैं, तो डेफिनेटली उसमें 100 ही क्या होंगे, क्लोराइड के आयन होंगे। मतलब दोनों का जो अनुपात आएगा वो 1:1 ही रहेगा। अगर इसके 150 हैं तो इसके भी 150 ही रहेंगे, इसके 101 है तो इसके भी 101 ही रहेंगे, ताकि दोनों का जो मूलानुपाती सूत्र है वो बना रहे, डिस्टर्ब ना हो। मान लो सोडियम के तो 100 हैं और क्लोरीन के रह गए 99, तो ऐसे में अनुपात 1:1 रहेगा ही नहीं। ये अनुपात तो 1:0.99 हो गया, तो सूत्र ये बन के आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अनुपात नहीं बदलना चाहिए। तो जिन यौगिकों में ये अनुपात नहीं बदलता है वो स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष मतलब जिनमें स्टोइकियोमेट्री नहीं बदलती, यौगिक का सूत्र नहीं बदलता, बाकी दोष उत्पन्न हो जाता है, ऐसे दोषों को हम स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। तो ये तो स्टोइकियोमेट्रिक हो गया। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इसमें अपोजिट कर लो, इसमें क्या हो जाएगा, सूत्र बदल जाएगा, जो सूत्र होना चाहिए वो ना होकर के कुछ और हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ भी ले लिया, जैसे आयरन ऑक्साइड है, FeO है। ठीक है, इसमें आयरन के परमाणु 1 है, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब सोडियम, अगर आयरन के 100 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन के भी 100 ही होने चाहिए। लेकिन इन यौगिकों में क्या हो सकता है कि अनुपात बदल भी सकता है। जैसे हो सकता है कि ऑक्सीजन के 98 परमाणु ही रह जाएं, है ना, तो ऐसे में इसका सूत्र FeO ना आकर के क्या आ जाएगा, FeO 0.98, ये सूत्र आ जाएगा। तो ये जो मूलानुपाती सूत्र से भिन्न आ रहा है, ये सूत्र जो है नया वाला। ठीक है, तो इसलिए ये स्टोइकियोमेट्री का पालन नहीं कर रहा है, तो ये यौगिक क्या कहलाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक। तो इनमें स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है, मतलब परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात बदल जाता है, इसमें नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक दोषों के अंदर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष में इसके भी 2 प्रकार होते हैं। तो इसमें से पहला पढ़ रहे हैं हम शॉटकी दोष या शॉटकी त्रुटि। अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आते रहे हैं, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष अक्सर आते रहे, इसके एग्जाम्पल्स आते रहते हैं और ये क्या होता है ये पूछ लिया जाता है। तो शॉटकी दोष क्या है, वैज्ञानिक शॉटकी नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था, इसलिए इसके नाम से ये त्रुटि का नाम भी ऐसा ही है। इस दोष में क्या होगा, पहले तो आयनिक ठोसों में उत्पन्न होगी, क्योंकि हम आयनिक ठोसों में त्रुटियां पढ़ रहे हैं। आयनिक ठोस में उत्पन्न होगी, मतलब जो धनायन और ऋणायन से बने होते हैं उनमें उत्पन्न होगी। और इसमें क्या होता है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों अपने जालक स्थल से निकलकर क्रिस्टल से क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और उसके स्थान पर क्या रह जाती है, रिक्तियाँ रह जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये NaCl का एक क्रिस्टल है, तो इस NaCl के क्रिस्टल में जैसे एक Na+ आयन अपने जालक स्थल से निकल गया, है ना, और उसके स्थान पर क्या रह गई, रिक्ति रह गई। ठीक है, और अब ऐसे में तो अगर यही होता तो क्या होता, अब इसमें क्लोराइड आयन की संख्या सोडियम की तुलना में क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ऋणावेश बढ़ गया धनावेश की तुलना में, तो विद्युत उदासीनता क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो ये नहीं होनी चाहिए, विद्युत उदासीनता तो बनी रहनी चाहिए। इसलिए क्या होता है, Na+ आयन जितने निकलेंगे उतने ही क्या निकल जाएंगे क्रिस्टल से, क्लोराइड आयन भी बाहर निकल जाएंगे। तो एक Na+ और एक Cl- आयन को बाहर निकाल दिया, तो ऐसे में विद्युत उदासीनता इसकी ऐसे कैसे बनी रहेगी, जितने Na+ आयन है उतने ही क्लोराइड आयन रहेंगे, किंतु रिक्तियाँ उत्पन्न हो गई, जालक स्थल जो है उनके स्थान पर रिक्तियाँ उत्पन्न हो गया, यानी क्या आ गया, दोष आ गया। तो ये हो गया शॉटकी दोष। जो हमारा रिक्ति का दोष था ना वैसा ही है, लेकिन उसमें वो तो एक तो अनायनिक ठोसों में था और उसके अंदर कोई शर्त नहीं थी, इसमें है कि जितना धनावेश निकल रहा है उतना ही ऋणावेश निकलना चाहिए और आवेश संतुलित रहना चाहिए, और इस तरह से रिक्तिकाएँ उत्पन्न होनी चाहिए। तो कौन से आयनिक यौगिक किस प्रकार का दोष उत्पन्न करते हैं, कौन दर्शाते हैं, वो एक तो उनकी समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए, उच्च समन्वय संख्या हो, ऐसे आयनिक
यौगिक। उच्च समन्वय संख्या का मतलब है जैसे 12 बार, एक कण जितने ज़्यादा कणों से घिरा हुआ रहेगा, ऐसे ही आयनिक यौगिक इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं। तो समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए, ठीक है, और आयनों के आकार लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। धनायन और ऋणायन दोनों के आकार लगभग क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ऐसे आयनिक यौगिक किस प्रकार का दोष दर्शाते हैं। ये तो दो शर्तें हैं इसकी, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स वो है महत्वपूर्ण, आपको याद रखने। एग्जाम्पल, पहले वर्ग के जो भी धातुएं हैं उनके जो क्लोराइड के साथ जो यौगिक है NaCl, KCl, CsCl, ठीक है, और इसमें जैसे ये AgBr आ गया है ना, तो ये इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं। इसमें AgBr महत्वपूर्ण है, क्यों है बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सब, सोडियम तो पहले वर्ग का तत्व तो बहुत बड़ा आकार होता है इसका तो, लेकिन सोडियम का धनायन जो बन गया वो तो छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ऐसे में उसके साइज में कमी आ जाएगी। उसी प्रकार क्लोराइड है तो 17वें वर्ग का तत्व है क्लोरीन, तो इसका आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो आकार बढ़ गया, तो ऐसे में इसका आकार थोड़ा सा घट गया, इसका थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसे में दोनों के आकार बराबर हो गए लगभग। तो ऐसे आयनिक यौगिक जिनमें परमाणुओं के आकार, आयनों के आकार लगभग बराबर होते हैं वो, और जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है, यहाँ पर NaCl में सोडियम और क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या 12 है, तो ऐसे यौगिक किस प्रकार का दोष दर्शाते हैं। कौन सा दोष, शॉर्ट की दोष। क्या होता है इसमें, धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने जालक स्थल से निकलकर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, और उनके स्थान पर क्या रह जाती है, रिक्तिका या त्रुटि रह जाती, मतलब रिक्तिका या अंतराकाश रह जाते हैं। अगला दूसरा है हमारा फ्रैंकल, फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल त्रुटि। इसमें क्या होगा, इसमें वही इसी प्रकार का धनायन और ऋणायन से मिलकर बना हुआ क्या बना लेंगे हम, एक क्रिस्टल जालक बना लेंगे। तो ये एक क्रिस्टल जालक है जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन दे रखे, A+B- है ना, A+ और B-। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो धनायन होते हैं उनके आकार अक्सर छोटे होते हैं, ठीक है। तो जो पहली बात तो दर्शाएगा कौन, वो आयनिक यौगिक दर्शाएंगे जिनकी एक तो समन्वय संख्या, जैसे यहां पर लिया ना, इसका ठीक उल्टा कर देंगे, निम्न समन्वय संख्या वाले, निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिक, और जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा हो, यानी आकार में क्या होना चाहिए, धनायन और ऋणायन के में अंतर होना चाहिए। यहाँ पर लगभग समान थे, यहाँ पर बहुत, जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ज़्यादा दोष उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। तो इसमें क्या होता है, जो धनायन होता है वो साइज में छोटा होता है, तो फिटिंग में ठीक नहीं आता, तो ऐसे में कई बार वो अपने जालक स्थल को छोड़कर कहाँ चला जाता है, रिक्तिका में चला जाता है, वो अंतराकाशीय स्थानों में। ये क्या है, ये अंतराकाशीय स्थान है। अब ये भी कणों के बीच में जो स्पेस रह गया उसको अंतराकाशीय स्थान का है, तो अपने जालक स्थल को छोड़ा, उसके स्थान पर क्या बन गई, रिक्तिका। तो जालक स्थल के स्थान पर तो रह गई रिक्तिका, और वो जो कण था यानी धनायन जो था वो अंतराकाश में चला गया। तो आयनों की संख्या नहीं डिस्टर्ब हुई है, यहाँ पे जितने A+ आयन थे उतने ही B- आयन है, इसलिए विद्युत उदासीनता भी डिस्टर्ब नहीं हुई है, बस क्रम बदल गया है, कणों का व्यवस्था बदल गई है, A+ अपनी जगह पर ना होकर के अंतराकाशों में आ गया है, तो क्या आ गई, इससे त्रुटि आ गई है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे हम, फ्रैंकल दोष। बहुत आसान है, शॉर्ट की और फ्रैंकल। इसमें धनायन ऋणायन बाहर निकल जाते हैं, इसमें निकलता कोई नहीं, अंदर रहता है, और कौन रहता है, धनायन अपने जालक स्थल के अंदर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल सिल्वर के जो यौगिक है जैसे AgCl, AgI, AgBr, है ना, ZnS, जिंक सल्फाइड, मतलब धनायन और ऋणायन का आकार चेंज होना चाहिए, ऋणायन बड़ा होना चाहिए। तो सिल्वर वगैरह, जिंक वगैरह ये क्या है, D ब्लॉक की धातुएं हैं, जो कि अक्सर क्या होती है, छोटे आकार की होती हैं, और ये सल्फाइड, आयोडाइड वगैरह ये बड़े आकार के क्या है, ऋणायन है। आप देख पा रहे हैं AgBr जो है वो इसमें भी आया था और इसमें भी है, यानी AgBr एक ऐसा आयनिक ठोस है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष दर्शाता है। कई बार ये एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, मतलब
जिनमें ऐसे यौगिक पहले तो जिनमें धनायन और ऋणायनों का जो अनुपात है वो उनके मूलानुपाती सूत्र से भिन्न हो जाए। मतलब जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड का मूलानुपाती सूत्र है, यानी कि उसमें अनुपात सोडियम और क्लोराइड का क्या है 1:1, तो ये बदल जाए 1:1 ना रहे, तो ऐसे यौगिकों को हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, और इनमें जो उत्पन्न दोष है उनको हम 2 वर्गों में बांट रहे हैं, एक तो धातु आधिक्य दोष और एक धातु न्यूनता दोष। मतलब नाम से ही पता चल रहा है धातु मतलब धनायन, यहाँ पर धातु का अर्थ धनायन से है, क्योंकि आयनिक यौगिक में जो धनायन बनाता है वो कौन होती है? धातु। जैसे NaCl के अंदर सोडियम क्या चीज़ है? धातु। मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन है? मैग्नीशियम, धातु। तो धनायन बनाने वाली कौन होती है? धातु होती है। तो धातु आधिक्य दोष कह दो या धनायन आधिक्य दोष भी इसको हम बोलते हैं। उसी तरह धातु न्यूनता दोष या धनायन न्यूनता दोष। तो धातु आधिक्य दोष मतलब धनायनों की संख्या ऋणायनों की तुलना में बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री तो बदलनी ही है ना, अनुपात इन दोनों का क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। तो अगर धनायन और ऋणायन की संख्या जो है वो बराबर ना होकर के भिन्न है तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष होगा। तो धातु आधिक्य दोष मतलब धनायन या धातु की मात्रा क्या हो जाए? ऋणायन की तुलना में अधिक हो जाए। तो ऐसे दोषों को फिर से 2 वर्गों में बांटा गया। मतलब 2 तरह से ये उत्पन्न हो सकता है धातु आधिक्य दोष, है ना। पहला तो ऋणायनिक रिक्तिका बनने के कारण। ऋणायनिक रिक्तिका किसको बोलेंगे? कि ऋणायन अपनी जालक स्थल से चला जाए और उसके स्थान पर जो रिक्तिका रह जाएगी उसको क्या बोल देंगे? ऋणायन की रिक्तिका। मतलब यहाँ पर पहले ऋणायन था अब नहीं है तो उसकी क्या है? ये रिक्तिका। तो जैसे ये 2 लाइन है तो इसमें से एक लाइन को बड़ा करना है, ये धनायन है और ये ऋणायन है, तो क्या कर दिया हम? जैसे ऋणायन इसको छोटा कर दिया मिटा के, यानी ऋणायन को क्या कर दिया? कम कर दिया। 100 धनायन थे 100 ऋणायन थे, 2 ऋणायन बाहर निकाल दिए, तो 100 धनायन और 98 क्या रह गए? ऋणायन। तो इसका मतलब धनायनों की संख्या अपने आप ऋणायनों से क्या हो गई? बढ़ गई, ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करें? जैसे NaCl का क्रिस्टल है तो इसमें से जैसे ये एक क्लोराइड आयन को आपने बाहर कर दिया, ये नहीं है यहाँ पर, बाहर आ गया ये। ठीक है, तो बाहर आ गया तो ऐसे में धनायन ऋणायन की तुलना में क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, तो धातु का आधिक्य हो गया। लेकिन इससे एक डिस्टर्बेंस हो गया क्या? कि Cl- को अगर आप निकालते हैं तो Na+ की संख्या ज़्यादा है तो धनावेश बढ़ गया, तो आवेश संतुलित रहना चाहिए, विद्युत उदासीनता तो बनी रहनी चाहिए। ये तो आयनिक क्रिस्टलों के अंदर दोष की पहली शर्त है कि इस विद्युत उदासीनता डिस्टर्ब नहीं होती दोष के दौरान। तो यानी कि जो क्लोरीन निकलेगा ना वो क्लोराइड आयन के रूप में नहीं निकलेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ के जाएगा, है ना, और परमाणु के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि NaCl के क्रिस्टल को कैसे उत्पन्न करेंगे इस दोष को? तो NaCl के क्रिस्टल को यदि हम सोडियम की वाष्प में गर्म करें, है ना, तो सोडियम की वाष्प क्या होती है? NaCl के क्रिस्टल के ऊपर जमा हो जाएगी और गर्म करने पर जो क्लोराइड आयन है ना अंदर के, वो अपने इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़ करके, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा क्लोराइड आयन, तो वो कैसे बदल जाएगा? क्लोरीन के परमाणु में। ठीक है, उदासीन परमाणु में। तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं छोड़ दिया इसने जो एक्स्ट्रा लिया था सोडियम से, और बाहर चला गया, और बाहर जो सतह पर जो सोडियम है उससे इलेक्ट्रॉन लेकर के NaCl की नई परत बना ली उसने। तो अंदर क्या रह गया? उस क्लोरीन के निकलने से उसके स्थान पर रिक्तिका रह गई, और ऋणायन के निकलने से वो रिक्तिका उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको हम ऋणायनिक रिक्तिका कहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायनिक रिक्तिका है ये। और इसका एक नया नाम होता है, इसको एक विशेष नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं F केंद्र। F का मतलब यहां पर होता है फोरबेन जनरेटर। जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला, बनाने वाला। तो ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है रंग उत्पन्न करने वाला। तो ऋणायनिक रिक्तिका के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायनिक रिक्तिका को हम F केंद्र नाम देते हैं। धातु आधिक्य दोष में जो F केंद्र बन रहा है, इस F केंद्र की वजह से उस क्रिस्टल का, दोष युक्त क्रिस्टल का क्या होता है? एक विशिष्ट रंग होता है। ठीक है, जैसे NaCl वैसे श्वेत है, प्योर अगर है तो, लेकिन अगर इस प्रकार का दोष अगर उसमें उत्पन्न हो जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला। और वो पीला रंग किसकी वजह से आएगा? इस F केंद्र की वजह से, यानी ऋणायनिक रिक्तिका के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है? अपनी जगह बदल सकता है क्रिस्टल के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है प्रकाश की निश्चित तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करके, और उस अवशोषित तरंगदैर्ध्य के अनुसार ही उस क्रिस्टल का क्या दिखाई देने लग जाएगा? एक विशिष्ट रंग। जिस तरह NaCl पीला है, KCl जो है वो बैंगनी होता है ना। इस तरह से अलग अलग क्रिस्टलों का कलर इस प्रकार का दोष उत्पन्न होने से अलग अलग दिखाई देता है। और इस कलर के पीछे उत्तरदायी कारक कौन है? जो इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायनिक रिक्तिका है जिसको हमने कहा F केंद्र, वो है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। तो ऋणायनिक रिक्तिका बनने के कारण क्या था? ये
धातु आधिक्य दोष, जिसमें ऋणायन बाहर निकल गया अपने इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़ के, तो विद्युत उदासीनता बनी है। जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेश है, क्योंकि ऋणावेश किसकी वजह से था? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन तो वही है, केवल क्लोरीन गया है। ठीक है, ओके। तो धातु आधिक्य दोष में दूसरा दोष आता है अंतराकाशों में अतिरिक्त धनायन प्रवेश करने के कारण उत्पन्न दोष। भाई आपको धनायन को ज्यादा करना है ऋणायन की तुलना में, तो एक तो क्या तरीका था कि हमने ऋणायन को कम कर दिया, तो ऋणायनों की तुलना में धनायनों की संख्या अधिक करनी है। तो एक तो तरीका क्या है कि आपने ऋणायन को कम कर दिया पहले एग्जाम्पल में, पहले प्रकार में। दूसरा तरीका क्या है, मतलब एक तो इस लाइन को छोटा कर दिया, और दूसरा तरीका क्या हो सकता था एक को दूसरे से अलग करने का, कि आप धनायन को क्या कर सकते हो, इस वाली लाइन को बढ़ा सकते हो, यानी धनायन को एक्स्ट्रा प्रवेश करवा सकते हो उस क्रिस्टल जालक में, तो भी धनायन की संख्या ऋणायन की तुलना में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम ऋणायन को निकाल नहीं रहे, अपितु धनायन को उस क्रिस्टल में डाल रहे हैं, है ना। लेकिन ये लगेगा आपको पूरी तरह से एक जैसा, जैसे कि जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है ना। तो इसमें क्या हो जाए कि एक्स्ट्रा जिंक, जैसे यहाँ पर जिंक +2 आयन एक्स्ट्रा प्रवेश कर जाए। ठीक है, तो ऐसे में जिंक +2 आयन यानी धनायनों की संख्या, यानी धातु धनायन की संख्या ऋणायन की तुलना में बढ़ गई। ठीक है, ZnO का है ये क्रिस्टल, है ना, जिंक ऑक्साइड का, बढ़ गई और ऋणायनों की तुलना में, है ना। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक तो हो गया, लेकिन फिर इसमें आवेश डिस्टर्ब हो जाएगा, 2 धनावेश बढ़ गया। तो जो जिंक प्रवेश कर रहा है धनायन, उसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रवेश करते हैं। तो कितना धनावेश है इस पर? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ साथ प्रवेश करेंगे। तो कैसे प्रवेश करेंगे, देखो तो कैसे उत्पन्न होता है ये। तो जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है, अगर आप इसको गर्म करेंगे, है ना, तो गर्म करने पर क्या होता है, इसका जो ऑक्सीजन है वो गैस के रूप में निष्कासित होता है ना, यानी कि जिंक +2 रह गया और ऑक्सीजन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर परमाणुविक ऑक्सीजन बन गई। अगर आप आणविक ऑक्सीजन बनाना चाहते हैं तो इसको 2 ले लो, तो ये भी 2 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगी O2 और ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। लेकिन अभी हमें एक ही लेना है, समझने में ईजी रहेगा। तो ऐसे में ये ऑक्सीजन तो उदासीन परमाणु के रूप में निष्कासित हो गई गैस के रूप में, और अपने इलेक्ट्रॉनों को उसी क्रिस्टल के अंदर छोड़ के चली गई। ठीक है, तो क्या हुआ, सतह पर जो जिंक ऑक्साइड था, जैसे ये जिंक ऑक्साइड है, तो गर्म करने पर क्या हो गया, ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े और निकल गई। तो अब ये जिंक किससे जुड़ा रहेगा? किसी से नहीं। तो ये जिंक क्या होगा, फिर अंदर आ जाएगा, क्रिस्टल के अंतराकाशों में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सतह पर जो जिंक +2 आयन जो एक्स्ट्रा थे, एक्स्ट्रा इसलिए हो गए क्योंकि उसके साथ वाला ऑक्सीजन चला गया, तो उसका जोड़ीदार कोई है ही नहीं, तो वो एक्स्ट्रा है। अब वो क्रिस्टल के अंदर आ गया, और ऐसे में, और उस जो ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे थे वो भी जिंक +2 आयनों के साथ साथ क्रिस्टल के अंतराकाशों में आ गए। तो विद्युत उदासीनता भी बनी हुई है और अतिरिक्त धनायन भी आ गया है। अतिरिक्त धनायन हमने बाहर से कहीं लिया नहीं है, एक्स्ट्रा उस क्रिस्टल का ही था, लेकिन क्रिस्टल में जो है ऋणायन और धनायन दोनों टूटे थे, और ऐसे में ऋणायन तो चला गया और जो धनायन था वो उस क्रिस्टल के अंतराकाशों में प्रवेश कर गया। तो जो छोटा क्रिस्टल बचा उसका घनत्व पहले की तुलना में क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। इसमें घनत्व बढ़ जाता है ना, और इसमें भी वैसे इसमें घट जाता है, इसमें निकल रहा है। तो इस तरह से, तो इसमें ये कलर जो है ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से, पहले तो ये श्वेत था जिंक ऑक्साइड, अब एक कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। क्या होने की वजह से? अतिरिक्त धनायनों के प्रवेश करने से जो त्रुटि उत्पन्न हुई उसकी वजह से। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, अंतराकाशों में अतिरिक्त धनायन प्रवेश करने के कारण धातु आधिक्य दोष। इसमें धातुओं की संख्या किसकी तुलना में अधिक हो गई? अधातु या ऋणायनों की तुलना में। ठीक है, तो धातु आधिक्य के दोष के बाद आता है धातु न्यूनता दोष। इसमें क्या है, इसमें ये भी 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, नाम से पता चल रहा है। धातु न्यूनता दोष मतलब इसमें धातु जो धनायन है उनकी संख्या ऋणायनों की तुलना में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब ये कमी किस तरह से की जा सकती है, वही 2 तरीके, या तो धातु धनायन को बाहर निकाल दो क्रिस्टल जालक से, या फिर एक्स्ट्रा ऋणायन क्रिस्टल जालक में प्रवेश करवा दो। ठीक है, तो 2 प्रकार से ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। पहला प्रकार धनायन रिक्तिका बनने के कारण। तो कैसे, जैसे फेरस सल्फाइड का एक क्रिस्टल ले लिया FeS का। ठीक है, तो धनायन रिक्तिका मतलब इसमें से Fe+2, एक Fe+2 आयन क्या हो, अपने जालक स्थल से निकलकर क्रिस्टल से क्या चला जाए, बाहर चला जाए। तो उसके स्थान पर क्या रह जाएगी, ये धनायनिक रिक्तिका, ये है धनायनिक रिक्तिका। अपने जालक स्थल को छोड़कर Fe+2 आयन क्रिस्टल से बाहर चला गया, तो उसके स्थान पर रिक्तिका रह गई। अब धनायन के जाने से रिक्तिका उत्पन्न हुई है, जैसे वहाँ ऋणायन के जाने से उत्पन्न हुई थी तो ऋणायनिक रिक्तिका बोला था, यहाँ पर धनायन के जाने से उत्पन्न हुई तो ये धनायनिक रिक्तिका हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, वही आवेश असंतुलित हो गया। अब इसमें आवेश को कैसे संतुलित करें, इसमें ऋणावेश धनावेश की तुलना में ज़्यादा है
है ना भाई। सल्फाइड आयनों की संख्या फेरस आयनों की तुलना में ज़्यादा हो गई, यानी कि किसका मान ज़्यादा है, ऋणावेश का मान धनावेश से ज़्यादा। तो अब इलेक्ट्रॉन तो प्रवेश करवा नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से तो ऋणावेश बढ़ता है, हमें तो क्या बढ़ना है, बढ़ाना है, धनावेश बढ़ाना है, क्योंकि ऋणावेश बढ़ गया तो धनावेश भी बढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो धनावेश बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं इसमें से, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो आयरन है, आयरन डी ब्लॉक का तत्व है, और डी ब्लॉक के तत्व की विशेषता होती है कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मतलब जैसे आयरन +2 के रूप में पाया जा सकता है और +3 के रूप में भी। +2 के रूप में इसको फेरस बोलते हैं और +3 के रूप में फेरिक बोलते हैं। तो ऐसे में जो निष्कासित होने वाला आयरन है उसके जैसे निकटवर्ती है जो Fe+2 परमाणु है, ये किस में चले जाते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर +2 से इनको किसमें बदल दिया, +3 में, क्योंकि 1 +2 से +3 में बदलेगा तो धनावेश में कितने की वृद्धि हुई, 1 की, जबकि हमें कितने की वृद्धि करनी है, 2 की, क्योंकि 2 वाला धनायन निकला है, 2 धनावेश वाला धनायन इसमें से निष्कासित हुआ है। तो ऐसे में धनावेश में 2 की वृद्धि, तो 1 की वृद्धि कर सकता है। तो ऐसे में 2 Fe+2 आयनों को Fe+3 में क्या कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया, यानी अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये आ गए। और जरूरी नहीं यही होंगे, ये एक्सचेंज होते रहते हैं, इसने अपना इलेक्ट्रॉन मतलब इसने इसको दे दिया तो ये +2 से ये +3 में चला गया, ये वापस +2 में आ गया, ठीक है। ये चेंज हो गया, इसने इसको दे दिया, तो इस तरह से चलता रहता है ये, है ना। तो Fe+2 और Fe+3 आयन एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, ये विशेषता है इसकी, इस प्रकार के दोष की। तो इस दोष में एक तो कौन दर्शाएंगे इस प्रकार का दोष, जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार इसमें बराबर से हैं, और संक्रमण तत्वों के जो यौगिक है, जैसे निकल ऑक्साइड हो गया, है ना, संक्रमण तत्व जो अधातुओं के साथ जो यौगिक बनाती है, वो जो ठोस हैं वो इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों में ही कैपेसिटी होती है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदलने की, ठीक है। अब आयरन फेरस सल्फाइड जो है वो कौन से रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है, पीले रंग का है। और इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज के कारण आयरन के जो परमाणु है Fe+2 और Fe+3 के मध्य इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, इसमें चमक उत्पन्न होती है। धातुओं में चमक का कारण होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो एक्सचेंज हो रहा है परमाणुओं के बीच में, उसकी वजह से इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। तो एक तो ये पीला है और ऊपर से क्या है, चमकीला है। तो कोई भी पीली चीज़ अगर चमकीली हो तो वो किसके जैसी दिखाई देती है, सोने के जैसी। तो ये आयरन सल्फाइड है, ये सोने के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड, क्योंकि इसको सोने के रूप में बेचकर किसी को भी क्या बनाया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड भी नाम दिया फेरस सल्फाइड को, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा दोष, धनायन रिक्तिका बनने के कारण धातु आधिक्य दोष। तो अब इस दोष में अगला प्रकार हो जाएगा अतिरिक्त ऋणायन के प्रवेश करने के कारण, इसी की तरह, है ना। तो अब देखो ऋणायन का आकार धनायन से अक्सर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशों में प्रवेश करेगा तो उसको जगह ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो मोटा है। जैसे ऑक्साइड आयन है, तो इसमें ऑक्साइड आयन यहाँ आ जाए अंतराकाश में, तो ऋणायनों की संख्या धनायनों की तुलना में क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऐसे में क्या उत्पन्न हो गया, दोष, ठीक है। कौन सा दोष, धातु न्यूनता दोष। किंतु ऋणायन जो हैं वो आकार में बड़े होने के कारण सामान्यतः प्रवेश नहीं कर पाते, तो ऐसा दोष बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें भी वही आवेश संतुलन करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा ऋणावेश आ गया, तो ऋणावेश को बैलेंस करने के लिए धनावेश बढ़ना चाहिए। तो वही काम जो फेरस सल्फाइड में हो रहा था अभी, तो यहाँ पर जो निकटवर्ती Fe+2 आयन है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, Fe+3 में। तो ऐसे में ऋणावेश के बराबर धनावेश हो जाएगा, तो विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। तो इस प्रकार से ये आपके क्या कंप्लीट होते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष, ठीक है। 2 प्रकार, धातु न्यूनता और धातु आधिक्य, और 2 तरह से उत्पन्न हो सकते हैं, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट आता है अलग प्रकार का दोष है अशुद्धता दोष। तो दोष का एक अपने आप में अलग प्रकार है अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल है उसके अंदर अशुद्धि के रूप में कोई भिन्न प्रकार का परमाणु आ जाता है ना, भिन्न प्रकार का अवयवी कण आ जाता है, और इसकी वजह से जो दोष उत्पन्न होता है उसको अशुद्धता दोष कहते हैं। जैसे NaCl का क्रिस्टल है, तो NaCl के क्रिस्टल में केवल Na+ और Cl- आयन ही होंगे, लेकिन अगर कोई विषम प्रकार का आयन भी अगर इसमें आ जाए क्रिस्टल जालक के अंदर, तो ऐसे में ये कहलाएगा अशुद्धता दोष। तो जैसे हम NaCl के अंदर ही इसको उत्पन्न करते हैं,
तो NaCl गलित NaCl लेते हैं, पिघला हुआ NaCl, उसमें अल्प मात्रा में बहुत थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 मिला देते हैं। तो SrCl2 मिला करके NaCl में उसको घोल करके वापस क्या किया, ठंडा करके उसका क्रिस्टलीकरण किया। तो ऐसे में क्रिस्टल के अंदर कौन समा जाएगा, क्लोराइड आयन तो कॉमन है, तो वो तो अशुद्धता भाई बाहर से डाला है लेकिन अशुद्धि नहीं है वो, क्योंकि वो उसमें पहले से भी है। तो स्ट्रोंशियम आयन अशुद्धि है, जो धनायन है वो अशुद्धि है, तो वो भी कुछ जगहों पर स्थान ग्रहण कर लेगा क्रिस्टल जालक में। तो जहां पर भी वो स्थान ग्रहण करेगा भाई, जैसे कि कोई भी सीट है उसमें नया आदमी बैठेगा तो पहले से बैठे हुए आदमी को हटना पड़ेगा। तो सोडियम आयन ऑलरेडी है, तो उसकी जगह पर अगर क्लोराइड आयन स्ट्रोंशियम आयन आएगा तो स्ट्रोंशियम आयन क्या किसको रिप्लेस करेगा, पहले से उपस्थित सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। तो पहले से उपस्थित सोडियम आयन कौन सा है, सोडियम आयन है, तो उसकी जगह पर किसको आना है, स्ट्रोंशियम को आना है। Sr देखो स्ट्रोंशियम पर कितना चार्ज है, +2, और सोडियम पर होता है +1। तो जैसे कुछ सोडियम आयनों के स्थान पर क्या आ गया, स्ट्रोंशियम आयन आ गया। तो एक सोडियम को एक स्ट्रोंशियम नहीं हटा सकता, क्यों, क्योंकि स्ट्रोंशियम पर तो 2 आवेश है, तो स्ट्रोंशियम को आने के लिए 2 सोडियम को निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक सोडियम पर 1 धनावेश, 2 सोडियम पर 2 धनावेश, ठीक है। तो 2 धनावेश वाला अगर कोई विदेशी कण आ रहा है तो जो स्वदेशी कण है जिस पर कितना आवेश है, +1, उसके 2 निकलेंगे, तो 2 Na+ आयन निकल जाएंगे, है ना। तो निष्कासन कितने का हुआ, 2 Na+ आयन का, 1 Na तो यहाँ से और 1 Na यहाँ से, तो 2 Na+ आयन निकले और प्रवेश कितना करेगा, 1 स्ट्रोंशियम आयन प्रवेश करेगा, ठीक है। और 2 निकले तो एक आदमी तो एक ही जगह बैठ सकता ना, तो स्ट्रोंशियम पर आवेश 2 है लेकिन स्थान तो वो एक ही परमाणु का ग्रहण करेगा। तो ऐसे में जो दूसरा सोडियम निकला था उसकी जगह क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी, यानी उसके स्थान पर क्या रह जाएगी, रिक्तिका, धनायनिक रिक्तिका रह जाएगी, है ना। मान लो कोई और आयन जैसे कि AlCl3 मिलाते इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम पर कितना आवेश होता है, +3। तो एक एल्यूमिनियम आयन अगर क्रिस्टल जालक में प्रवेश करता तो कितने सोडियम को रिप्लेस करता, 3 को। तो 3 को रिप्लेस करता और खुद कितने की जगह पर आ पाता, 1 की जगह पर, और 2 क्या रह जाती, रिक्तियाँ। तो इस प्रकार से इसमें रिक्तियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं और भिन्न प्रकार का परमाणु प्रवेश कर जाता है क्रिस्टल जालक के अंदर। तो इसको हमने कहा क्या, अशुद्धता दोष। तो ये अपने आप में एक भिन्न प्रकार का दोष है, न्यूमेरिकल्स में इसको यूज जरूर होता है अशुद्धता दोष का। तो ये हमने पढ़े क्रिस्टलीय ठोसों में दोष, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म। ये टॉपिक जो था, ये लेक्चर बिल्कुल ईजी है, केवल थ्योरी बेस्ड है। इसको बार बार जैसे देखें तो अपने आप ही समझ में आएगा, बाकी बुक में से आप और पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।